नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सुहागरात पर दिव्या के साथ क्या हुआ। अपनी शादी की बात सुनकर दिव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से। अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर। जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वे ही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी ना सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं दिव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार दिव्या ने बताना चाहा कि वह अक्षत से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की वह दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या की ही माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में। दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिव्या के मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद भी जो है सब उसका ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी देख दें या बाद में। यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को तो वे यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी ब्याह कर गंगा नहा ली है। दिल पर पत्थर रख दिव्या भी अपने प्यार को बुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधु का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो दिव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी। लेकिन सोचिए जरा, क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर धक रह गया दिव्या का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसके पति नामर्द हैं और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों, क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछा तो कोई जवाब ना देकर वह कमरे से बाहर चला गया। दिव्या की पूरी रात सिसकते सिसकते ही बीती। उसकी सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नीलेश उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। दिव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को नीलेश के बारे में कुछ पता ना हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ था,
पग फेर पर जब मनोहर उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, दिव्या खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे मनोहर और नूतन को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नीलेश उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे दिव्या की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे मनोहर और नूतन संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच्चाई क्या है। वह तो बस दिव्या की ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। दिव्या को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी नीलेश ने ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है। बता क्यों नहीं देती सबको कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही दिव्या को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है, शायद नीलेश है। उसे लगा, लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तंभ रह गई, क्योंकि वहाँ नीलेश नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नज़रों से घूर रहा था। आप आप यहाँ मेरे कमरे में क्या क्या कर रहे हैं पिताजी? कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने तो दिव्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। दिव्या को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर दिव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? क्या शर्मो हया बेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने दिव्या के ऊपर झपटा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही नीलेश और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा लें। बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर दिव्या का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्या हूँ, यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी से पहले क्यों धोखे में रखा आप सब ने हमें? बताइए बताइए ना। चीखते हुए दिव्या कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं, बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को, जो दिल का मरीज है। सोचकर अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। दिव्या के बाल खींचते हुए नीलेश कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दिव्या ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो?
किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी दिव्या को। और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके नंद और नंदोई का। अब वे ही थे जो उसे इस नर्क से आज़ाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब दिव्या ने आंसू ना बहाए हों। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था, वह सिहर उठती थी। इसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाए थी। इस बीच जब भी मनोहर अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि लोग दिव्या को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते। मन ही मन खुशी से झूम उठते मनोहर, यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से तो वे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। दिव्या भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात को हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या करती बेचारी? उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से वे सब कमरे में आए तो वह सबकी नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर मनोहर और नूतन हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चली तो जैसे उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए और जब उन्होंने उनकी अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाएं कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझे कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। सबने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक ही क्यों ना जाना पड़े हमें। पर छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप, उसे तो फांसी ना दिलवाई मैंने तो मेरा भी नाम मनोहर नहीं। बोलते बोलते मनोहर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मनोहर की बात सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनाहगार तो वे लोग थे ही। अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे होंगे? रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए नीलेश के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहें उनसे ले लें, जितने मर्जी थप्पड़ मार लें, पर पुलिस में ना जाएं। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और ना बिगड़ जाए। यह सोचकर मनोहर को भी यही सही लगा। लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि नीलेश दिव्या को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे, मरता क्या ना करता। बगैर किसी शर्त के नीलेश ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां से तो दिव्या आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती ना पीती, और ना ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं वे कुछ ना कर ले, यह सोच सोचकर मनोहर और नूतन की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करें जो फिर से दिव्या पहले की तरह हंसने खिलाने लगे, अपनी जिंदगी से उसे प्यार हो जाए। दिव्या बेटा, देखो तो कौन आया है। उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा।
पर उसकी आंखें चौंधिया गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था। पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अक्षत होले से उसके मुंह से निकला। नूतन और मनोहर जानते थे कि कभी दिव्या और अक्षत एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अक्षत ही उनकी बेटी होठों पर मुस्कान बिखेर सकता है। वही है जो जिंदगी भर दिव्या का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने अक्षत को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अक्षत ने पूछा, कैसी हो दिव्या? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं अक्षत हूँ अक्षत। अब याद आया। उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अक्षत उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नज़रें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। अक्षत उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर दिव्या थी कि बस सुनने में ही देखे जा रही थी। दिव्या की ऐसी हालत देखकर अक्षत की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है दिव्या, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी? या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे सजा मिल जाएगी? बोलो। तो मैं क्या करूं अक्षत? क्या करूं मैं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए दिव्या कहने लगी। उसकी बातें सुनकर नूतन भी फक करके रोने लगी। दिव्या का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अक्षत कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहें। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजास से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। दिव्या, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर। उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे, उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस गंधाते अंधेरे से निकलना ही होगा दिव्या। अक्षत की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था दिव्या पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है अक्षत? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अक्षत की बातों ने उसे नज़र उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा है हो कि दिव्या, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है दिव्या। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। अक्षत के सीने से लगकर दिव्या बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। अक्षत ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाएं और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े मनोहर और नूतन की आंखों से भी अविरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।